चुका है, अब हम 12th की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो आई एम योर केमिस्ट्री मैन एंड दिस इज SR क्लासेस। ओके, सो अगर आप लोग को हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब 12th हम स्टार्ट कर रहे हैं, 12th केमिस्ट्री का हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। तो पहले तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि 12th हम स्टार्ट करें, 11th भगवान नहीं है। अब 12th है मतलब हमें बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के टाइम पे अब हमें जो भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमें उनकी वेटेज पता होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। ये 3 to 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और किस तरीके के MCQs एग्जाम में आ सकते हैं या फिर MST CUT में आ सकते हैं, ये मैं आप लोगों को चैप्टर जब हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सॉलिड स्टेट। अब ये सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। ओके, आई नो आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर पता है। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों को पता है। बेसिकली होते बहुत सारे हैं बट हम लोग नॉर्मली 3 के बारे में तो हम कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो कौन से होते हैं वो बताइए। ठीक है, चलिए मैं लिख देती हूँ। सॉलिड स्टेट। ओके, अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर अब आई होप सो आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि आप लोगों को पता है कि ये वो वाला मैटर नहीं है जो हम करते हैं। ठीक है, ये कौन सा मैटर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कौन सा मैटर बताओ बच्चों। सॉलिड, ओके गुड, एंड लिक्विड एंड गैसेस या फिर गैस। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, अब पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि चलिए बताइए सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, तीनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। चलो अगर मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे दिया A, B एंड C एंड बताओ ये A, B, C जो है इन तीनों में से कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है एंड कौन सा सॉलिड है। आप लोग सिर्फ ये ABC अल्फाबेट देख के बता दोगे मुझे कि कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, कौन सा सॉलिड है। नहीं मैम, हम बता नहीं सकते बिकॉज आपने हमें कोई कंडीशन नहीं बताई है कि ये तीनों के पास में क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं है, कैरेक्टर्स के बारे में पता नहीं, तो हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं, राइट। हम डायरेक्टली सिर्फ ऐसे देख कर तो बता नहीं सकते। तो अब मैं एक छोटा सा यहाँ पर आप लोग को ड्रॉ करके दिखाते हैं एंड डेफिनेटली आप लोग खुद ही गेस कर लोगे कि कौन सा इसमें से लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन तीनों के ना पार्टिकल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, मतलब जिससे ये बने हुए हैं छोटे छोटे एटम से, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और आयन बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एंड आई होप सो कि आप लोग तुरंत गेस कर लोगे कि ये क्या है। अब आप गेस कर सकते हो कि ये क्या है। हाँ, हम इजीली गेस कर सकते हैं मैम कि ये क्या है, कि ये जो है इसके अंदर जितने भी एटम है, ओके, जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है वो कैसे है, वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज्ड पैक है और इसमें थोड़ा इनके बीच में स्पेस है और इसमें तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है। तो अब हम इसके बेसिस पे तो हम इजीली बता सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा, ये हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा और ये हमारा क्या होगा, गैसेस होगा। ठीक है, तो बट अगर मैंने आप लोग को ये एग्जाम्पल दिया, अगर मैंने आप लोगों को बोला ये सिंगल
ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? मैम हम नहीं बता सकते सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, क्योंकि आप किस इनमें से कोई भी सब्सटेंस लेके किसी का भी एटम हम यहाँ बता सकते हो। तो ये क्या रहेगा हमारा? डेफिनेटली। तो हम एक सिंगल एटम से बिल्कुल गैस नहीं कर सकते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर जो बताया इससे हम बिल्कुल गैस नहीं कर सकते हैं कि भाई ये जो हमें दिया हुआ ये सॉलिड का है, लिक्विड का है या फिर गैसेस का है। आर यू गेटिंग? तो जब तक मैंने इसको इस तरीके से अगर अरेंज ना किया हो, ओके, अगर मैंने इस तरीके से इसके जैसे दूसरे एटम्स को अगर अरेंज किया, तब जाके आप मुझे बता सकते कि हाँ मैम ये क्या है हमारा, ये हमारा सॉलिड है। ठीक है? सो अब मुझे ये बताओ, थोड़े बहुत जो हमें पहले से पता है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख लेते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, ये प्रॉपर्टीज हमने पहले भी देखे हैं, 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा है, 9th में देखा है, 10th में भी आप लोगों ने देखा है। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मुझे ये बताइए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं? मैंने तो ईजी है, हम लोग इजीली बता सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है कि एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस, उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सॉलिड में कैसा होता है बताइए? स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा या होगा ही नहीं? कैसा होगा? वेरी गुड, कैसा होगा यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स में कैसा होगा? लिक्विड में कैसा होगा? वीक। ओके, एंड गैसेस में कैसा होगा? ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। ओके, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की हम बात करते हैं। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, यानी कि एटम्स के बीच का जो स्पेस होती है, जगह होती है, वो कैसी होती है? हमें पता है कि सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो इनके बीच में स्पेस होना तो मुश्किल है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें कैसा होता है? कैसा होता है? मैं स्मॉल लिख दूं, ठीक है, हमें इजीली, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस पूछने नहीं वाले हैं, तो आप लोगों को बस याद रहने के लिए मैं एकदम इजी जितना हो सके उतनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है? इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा, तो मैं यहाँ पर ऐसे मोर लिख देती हूँ। ओके, और इसमें कैसा होता है? बहुत ज्यादा, यहाँ पर मैं लार्ज लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत काफी दूर दूर होते हैं, इसमें तो थोड़े से इस टाइप के होते हैं, ठीक है, थोड़े क्लोज होता है, और इसमें बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए इनके बीच में स्पेस होता ही नहीं है। इसमें भी इस तरीके का स्पेस होता है, बट इसमें तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत वीक है। ओके, अब हम शेप की बात करते हैं। शेप कैसा होता है? पता है हमें कि इसका शेप कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। लिक्विड्स का शेप कैसा होता है? लूजली फिक्स्ड बोल सकते हैं हम लोग, हाँ मैम बोल सकते हैं। और इसका कैसा होता है? गैसेस का तो कोई शेप ही नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं इसके जो एटम्स होते हैं कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। ओके, ना वॉल्यूम, वॉल्यूम बताइए जरा इसका। सॉलिड का वॉल्यूम होता है? सॉलिड का वॉल्यूम होता है बच्चों? वेट, ये इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, ये नॉट फिक्स्ड आएगा, सॉरी। वॉल्यूम कैसा होता है इसका? ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम कैसा होता है? सेम एज इट इज यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, तो मैं लिख देती हूँ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि लिक्विड्स को आप लोग किसी भी कंटेनर में डालो, वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। लाइक मैंने एक बॉटल लिया है, मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर वाटर को मैंने एक बॉटल के अंदर फिल किया, और बॉटल के अंदर भरने के बाद में क्या हुआ? उसने बॉटल का शेप ले लिया। मतलब अगर मेरा बॉटल इस शेप का है तो उसने इस बॉटल का शेप ले लिया। ठीक है, और अगर मेरी बॉटल समझ लो इस तरीके की है,
इस स्टेप की प्रॉब्लम होती नहीं है, पर अज्यूम करने में क्या जाना है, ठीक है। मटका, हाँ बोल सकते हैं, मटके से दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे 1 लीटर वाटर इस तरह का शेप ले लेगा। और अगर मैंने बहुत बड़ी सी डिश ली है, ओके, और उसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये इसका शेप ले लेगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि इसका कोई खुद का फिक्स शेप नहीं है, आप जिसके अंदर इसको डालोगे नहीं उसका शेप ले लेगा, ठीक है। और गैसेस को बताओ, ऑफ कोर्स गैसेस का भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। रिजिडिटी, अब रिजिडिटी तो आप शायद से खुद ही बता सकते हैं कि रिजिडिटी होती कैसी है। सॉलिड्स की रिजिडिटी कैसी होती है, क्या बहुत रिजिड होते हैं ये, ऑफ कोर्स ये बहुत रिजिड होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं, इसलिए तो हम इसको तोड़ नहीं पाते हैं। तो इनकी रिजिडिटी कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है। लिक्विड एंड गैसेस का बताओ जरा। लिक्विड में लेस होता है, वेरी गुड, और इसमें नेग्लिजिबल, ओके। नोटबुक में इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड, ओके। ये चैप्टर के अंदर हमें क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में हम कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम 3 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में 7 में वो और डिवाइडेड किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर मैंने डायरेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आप लोग डायरेक्टली ये सारे पॉइंट्स नोट करके इसको लर्न करोगे तो आप लोग का 2 मार्क का क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है पहले एंड पूछा जा भी सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं भी पूछा गया तो हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज एमोर्फस सॉलिड एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो इससे होगा क्या, आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला भी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा क्वेश्चन, या फिर अगर सिंगल अलग अलग आएगा तो आपका वो भी क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड इस तरीके से जो पॉइंट्स में हम लिखते हैं इससे क्या होता है, पॉइंट में अगर लिखा है ना तो आप लोग उसका डायरेक्टली डेफिनेशन या फिर लॉन्ग फॉर्म में सेंटेंस बनाकर आप लोग इसको लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहली बात ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का एंड पार्टिकल्स का कैसा है, वो रेगुलर है, ठीक है। तो देखिए रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम, यानी कि जो इसके एटम्स होते हैं, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न होगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये एक फिक्स्ड पैटर्न दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। ये तो स्ट्रेट हो गया, चलो मैं थोड़ा सा इसे क्लियर बनाती हूँ। अगर ये पहले लाइन इस तरीके से अरेंज है, दूसरी लाइन इस तरीके से अरेंज होगी, इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो है सेम पैटर्न दिखा रहे हैं, भले कैसे भी हो बट सबके सब सेम तो दिखा रहे हैं, सेम पैटर्न शो कर रहे हैं। तो इनका जो पार्टिकल्स का इस तरीके से अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, रेगुलर एंड पीरियोडिक। ये रेगुलर है एंड पीरियोडिक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स होता है, ठीक है। रैंडम अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल यहाँ है तो कुछ यहाँ हो जाए, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अब इनका अरेंजमेंट क्या हमें कुछ पैटर्न शो कर रहा है। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न शो कर रहा है, नहीं बच्चों इस तरीके से पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम एक पैटर्न बोलेंगे, यहाँ पर ये एक पैटर्न हमें दे रहे हैं और रेगुलर भी है, ठीक है। यहाँ पर रैंडमली कोई भी एटम इस तरीके से कहीं पर भी आ गया है, ओके। सो मैं अगर यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ अजीब सा इस तरीके का पैटर्न वगैरह हमें यहाँ मिल रहा है, मतलब यहाँ पर रैंडम अरेंजमेंट है एटम का, एटम कहीं पर भी अरेंज है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। उसके बाद में सेकंड का प्रॉपर्टी होता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ये होते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर में और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर में। अब इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने जो अभी अरेंजमेंट दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। ये अरेंजमेंट हम देखते हैं फिर से,
कि आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। ये देखो, ये मैंने इस तरीके से एटम्स को कैसे भी इस तरीके से अरेंज कर दिया। ओके, ऐसे कैसे भी रैंडमली अरेंज करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू पैटर्न, आपको भी पता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है ना कि ये जितने भी हमारे पास में एटम्स होते हैं, ये आप लोग इसकी स्टडी किसी भी डायरेक्शन से करोगे ना तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, यानी कि हर डायरेक्शन से सेम होते हैं। ठीक है, हर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइक मैंने इसको इस डायरेक्शन में देखा तो भी मुझे इसका वैल्यू सेम मिलेगा, इस डायरेक्शन में देखा तो भी वैल्यू सेम मिलेगा, इस डायरेक्शन में देखा तो भी वैल्यू सेम मिलेगा। ओके, या फिर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो भी हमें इसका वैल्यू सेम ही मिलेगा, हर जगह पर हमें इसका वैल्यू सेम मिलेगा। बट इसके केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें ना अगर आप इस तरीके से देखोगे तो हो सकता है आपको कोई वैल्यू मिले, बट अगर आपने इसका डायरेक्शन चेंज किया, आपने अगर इसको इस तरीके से देखना स्टार्ट किया तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। आपने अगर इसको इस तरीके से देखा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैम आप बोल रहे हो कि डायरेक्शन चेंज करने पे वैल्यू चेंज हो रहा है, बट आप किस वैल्यू की बात यहाँ पे कर रहे हो, कौन सा वैल्यू यहाँ पर चेंज होने वाला है। ठीक है, तो वैल्यू हम देखते हैं कौन सी यहाँ पर वैल्यू होती है, किस वैल्यू की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ये जब भी आप लोग एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक लिखोगे ना, ठीक उसके नीचे ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, और उसके नीचे जो मैं अभी लिखाऊंगी वो लिखना, उसके बाद में ये दोनों पॉइंट्स नीचे लिखना। ओके, ठीक है, तो किस वैल्यू की बात मैं कर रही थी, तो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज होती है, तीन प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या होता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, वेरी गुड, और तीसरा क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी गुड। तो हम किस प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं आपने बोला कि आप डायरेक्शन अगर चेंज कर दोगे, डायरेक्शन चेंज करने पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप किसी भी डायरेक्शन से देखो एटम को सेम वैल्यू मिलेगा, बट इसमें डायरेक्शन चेंज किया तो वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। अब किस वैल्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब थोड़ा टाइम पहले मैंने आप लोग को बोला था क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल कंडक्टिविटी, वेरी गुड, एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी गुड। ये तीनों की वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ। ये तीनों वैल्यूज आइसोट्रॉपिक के एटम्स में आप जब देखोगे ना, हर डायरेक्शन से आपको सेम मिलेगी इसकी वैल्यूज, बट इसकी वैल्यूज एनिसोट्रॉपिक को सेम नहीं मिलेगी। तो ये जो है आप लोग ऊपर लिखोगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं कैसे होते हैं, इनका ऑर्डर कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर कैसा होता है इनका, लॉन्ग रेंज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेगुलर है और पीरियोडिक है तो ऑफ कोर्स इसका रेंज भी कैसा होगा, लॉन्ग ऑर्डर होगा। मतलब अगर कोई फिक्स्ड रेगुलर अरेंजमेंट दिखा रहा है तो उसकी चेन बहुत लंबी होगी और जल्दी टूटेगी नहीं। ठीक है, बट वही अगर मैं इसको देखूँ तो इसका कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ओके, मतलब कि अगर रैंडमली कैसे भी अरेंज है तो अगर हम लोग अगर ट्राई भी करेंगे लंबी सी चेन बनाने का तो हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए, इसलिए लॉन्ग रेंज नहीं होती, शॉर्ट रेंज होते हैं। ठीक है, अभी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब ये तो पता है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत शार्प होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। अब शार्प का मतलब क्या होता है ना कि हम लोग जब किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो हमें ना कुछ ग्राफ्स दिखते हैं, वो ग्राफ ना कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे होंगे, फिर ऐसे पीक मिलेगा, फिर ऐसे हमको पीक मिलेगा, इस तरीके से पीक मिलते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम देखेंगे तो हमें पीक मिलेंगे, बट इसका जो पीक होता है ना, पीक ऐसे टाइप का हमको मिलेगा। तो मतलब शार्प का मतलब क्या होता है, अगर इस तरीके का इस टाइप का ग्राफ हमें मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
और अगर हमें ग्राफ इस तरीके का मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, that they do not have sharp melting point. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए अब हम देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ये इसका सेकंड टॉपिक है। अब आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम एंड मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। ओके, सो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है आप लोगों ने पहले ना पढ़ा हो ये, ठीक है, हो सकता है कि न्यू टॉपिक हो आप लोगों के लिए। आइसो मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को हम एज द एलोट्रॉप्स भी पढ़ सकते हैं। एलोट्रॉप्स आप लोगों ने पढ़ा है, याद है आप लोगों को एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? आई होप सो आप लोगों को याद है एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, बताइए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा याद करो। कुछ तो पढ़ा था हमने 10th स्टैंडर्ड में कि हाँ इस तरीके के एलोट्रॉप होते हैं। एग्जाम्पल बताओ, याद आ जाएगा आपको। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि डायमंड, फुलरेंस, ग्रेफाइट। थोड़ा बहुत याद आया आप लोगों को? बच्चों याद आया आप लोगों को क्या होते हैं ये? मतलब कि एक ही सब्सटेंस और कितने फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कार्बन होता है, कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, सबके फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। सबके नंबर ऑफ कार्बन अलग होते हैं। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म। सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि देखो ये दो मार्कर्स है, इन दोनों का कलर अलग है अंदर से, ठीक है। तो बट इनका फॉर्म आप देख रहे हो, दोनों का फॉर्म सेम है, तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमॉर्फिस। क्या है? ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिस कंपाउंड्स है। ओके, अब इनका एक प्रॉपर्टी और है कि केमिकल कंपोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो। मतलब इनका जो केमिकल सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि देखो ये सोडियम फ्लोराइड, ओके, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि इसमें कितना Na है? 1। वेरी गुड। कितना F है? 1। यानी कि इस कंपाउंड का रेशियो कितना है? 1:1। अब इसे मैग्नीशियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी कि दोनों के केमिकल कंपोजिशन का जो रेशियो होता है वो सेम आया है, राइट। अब ये जो सेम आया है इसका मतलब क्या है कि ये और ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमॉर्फिस है। अब Na की बात कर लेते हैं। सोडियम कितना है? 1। नाइट्रोजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। ओके, इनका रेशियो क्या आया है? 1:1:3, करेक्ट। अब इसका देखते हैं। कैल्शियम कितना है? 1। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। यानी कि इनका रेशियो क्या है? 1:1:3। ओके, मतलब ये दोनों सब्सटेंसेस के, दोनों कंपाउंड्स के जो हमारे रेशियोज है वो कैसे आए हैं? सेम आए हैं। तो ये भी एक दूसरे के क्या है? आइसोमॉर्फिस है। ओके, तो क्या क्या देखा हमने आइसोमॉर्फिस में कि इनके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होंगे? सेम होंगे। ओके, अब इसको देखते हैं हम लोग। ये इनके फॉर्म से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कार्बन का हम देखा, कार्बन की ये तीनों एलोट्रॉप थे, पर डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, ये तीनों के फॉर्म से एकदम अलग है। ग्रेफाइट और डायमंड को देख लो, डायमंड एकदम चमचमाता हुआ, एकदम शाइन करता, और ग्रेफाइट बेचारा हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। तो दोनों के फॉर्म्स अलग है, दोनों बने कार्बन के ही है, बट डायमंड को देख लो कहाँ, ग्रेफाइट को देख लो कहाँ, ठीक है। दोनों के अपीयरेंस की बात तो ज्यादा दिल पे मतलब कुछ। सो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस अलग ही फॉर्म है, ठीक है। तो इनको बनने के लिए क्या सेम कंडीशन चाहिए? मतलब मैं तीनों को सेम टेम्परेचर दूंगी, तीनों बन जाएंगे? नहीं बनते हैं, क्योंकि डायमंड को बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है बनने के लिए, हमको पता है। इसका मतलब कि दे नीड डिफरेंट कंडीशंस, इनको कंडीशंस डिफरेंट चाहिए ये तीनों को अलग अलग फॉर्म्स बनने के लिए। ओके, और इन सबके क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे 2-3 ये एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी पता है, ये 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। तो ये दोनों को प्लीज अच्छे से याद करो, हो सकता है कि आप लोग को एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाए एग्जाम में। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कौन से 2 एलोट्रॉप्स है, कौन से 2 पॉलीमॉर्फिस है? कैल्साइट एंड
आर्गेनाइट। ओके, दोनों याद रखोगे। और सिलिका के ये 3 फॉर्म दिए, कौन कौन से? क्रिस्टोबलाइट, बीटा क्वार्ट्ज, अल्फा क्वार्ट्ज। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। सो आज के चैप्टर में हम लोग इतना ही देखेंगे, आज लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो क्रिस्टल्स के फॉर्म्स है, जैसे कि मेटालिक क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, देन क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म है, फिर एमॉर्फस है, ऐसे 4 टाइप से हम वो देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे एंड उनको भी हम डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में किसी भी चीज़ को लिखने से क्या होता है ना बेटा, आप लोगों का अगर वो सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया ना तो सेपरेट भी लिख पाओगे, और अगर डिस्टिंग्विश पूछा गया डिस्टिंग्विश, यानी कि आपके 2 तरीके से आंसर यहाँ प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत डिफिकल्ट नहीं जा रहा होगा। ओके, क्योंकि ये रिलेटेड होता है हमारा 10th स्टैंडर्ड से ही। ठीक है, हमने क्या क्या देखा चैप्टर के अंदर? हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया, पहले तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया, मतलब मैटर के 3 फॉर्म हमने देख लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर उसमें से हमने सॉलिड को चूज किया कि हम सॉलिड पढ़ने वाले हैं। सॉलिड के अंदर हमने क्या क्या देखा? सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। ठीक है, सॉलिड लिक्विड तीनों की हमने प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद हमने क्या देखा? क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है, उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने देख लिया और उनकी प्रॉपर्टीज हमने देख लिए। ठीक है, क्रिस्टलाइन का एग्जांपल आप लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड एंड एमॉर्फस का एग्जांपल आप लिख सकते हो प्लास्टिक, वुड, ग्लास। ठीक है, उसके बाद में हमने एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक देखा था। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ये देखा था हमने। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको डिफरेंट डायरेक्शन में पढ़ोगे तो भी आपको उसकी वैल्यू सेम मिलेगी, और इसको अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में पढ़ेंगे इसको एनिसोट्रॉपिक को, तो उसकी वैल्यूज हमें डिफरेंट मिलेगी। किस वैल्यूज की हम बात करें? 3 चीजें, 3 की वैल्यूज की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड, एक बार रिवाइज करो बच्चों उसको। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये अभी हमने देखा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो एंड मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।